क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 विराम चिन्ह पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ, इसके पहले बेटा आपने अनुच्छेद लेखन पढ़ा था और समझा था। मुझे आशा है क्लास सेवेंथ कि आपने उसका लिखित कार्य भी कर लिया होगा। आज बेटा आपको विराम चिन्ह पढ़ना है और समझना है। जुड़िए और समझिए। यहाँ पर देखिए बेटा, एक चित्र है जिसमें दो लोग हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इन्हें खाते हैं, कितनी दूर चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। अब ये जो बेटा एक भाग है गद्यांश का, यहाँ देखिए बेटा, कहीं भी कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है ना। तो जिस तरह से अभी मैंने इसको पढ़ा है तो उसी तरह से पढ़ा जाएगा। जब कहीं विराम नहीं है तो कहीं रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। इस गद्यांश में बेटा कहीं भी कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है, मात्र यहाँ जहाँ गद्यांश समाप्त हो रहा है यहाँ पर ही पूर्ण विराम है। जब विराम चिन्ह नहीं होता है बेटा तो बात समझ में नहीं आती है। इस व्यक्ति ने इस महिला से क्या कहा या इस महिला ने इस व्यक्ति से क्या कहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। विराम चिन्ह का प्रयोग ही बेटा बात को स्पष्ट करता है। हम बोलते समय, लिखते समय हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बोलते समय बेटा हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, हम रुकते हैं ताकि हमारी बात क्या हो, स्पष्ट हो। और लिखते समय भी हम रुकते हैं ताकि हमारी बात का मतलब समझ में आए, हमारी बात क्या है, हमारे विचार क्या है, उसका अर्थ समझ में आए। अगर बेटा हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी भाषा सही नहीं होगी, हमारी भाषा कोई भी भाव प्रकट नहीं करेगी। हम अपनी बात में, अपने विचार में क्या कह रहे हैं ये बात समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि बेटा विराम चिन्ह अगर नहीं होंगे तो हम क्या कह रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा, हमारी बात का कोई भाव नहीं निकलेगा। यहाँ पर है कि मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इन्हें खाते हैं, कितनी दूर चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। अब यहाँ पे बेटा इन्होंने ही, इस व्यक्ति ने, इस मिठाई वाले व्यक्ति ने इनसे कहा, ठीक है। तो बात क्या इन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आया। और जब बेटा हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते तो यही गद्यांश का सही भाव निकल कर आता और बात को बेटा एक मतलब गति में कहा भी नहीं जाता है, हमेशा विराम लिया जाता है, रुका जाता है। बच्चों, ऊपर वाले गद्यांश को पढ़कर कैसा लगा? अब इसी गद्यांश को नीचे लिखे रूप में दोबारा पढ़िए और अंतर बताइए। यही गद्यांश बेटा यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ मैंने कैसे पढ़ा था, अब यहाँ देखिए, मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, माँ ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इन्हें खाते हैं, कितनी दूँ चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। यहाँ पर बेटा विराम चिन्ह का प्रयोग है, देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, देखिए है ना, हर जगह क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग है। तो जब विराम चिन्ह का प्रयोग होता है बेटा तो भाव प्रकट होता है, बात स्पष्ट होती है। बच्चों आपने देखा ना कि नीचे वाला गद्यांश अधिक स्पष्ट है क्योंकि इसमें विराम चिन्ह लगे हैं। मिठाई वाला बेटा निकट आया और बोला माँ से कि कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी है, कुछ कुछ खट्टी और कुछ कुछ मीठी है, जायकेदार है, बड़ी देर तक मुंह में टिकती भी हैं,
जल्दी नहीं घुलती, बच्चे भी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। तो जब बेटा विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया तो बात समझ में आ गई कि मिठाई वाला मिठाई देना चाहता है और पूछ रहा है कितनी दूं। और ये मिठाइयाँ भी नई तरह की हैं, रंग बिरंगी हैं, खट्टी मीठी हैं, जायकेदार हैं, है ना। तो विराम का अर्थ होता है बेटा रुकना। विराम का मतलब ही होता है रुकना, तथा चिन्ह का अर्थ होता है बेटा निशान, मतलब रुकने के लिए निशान। तो जहाँ बेटा हम रुकते हैं लिखते समय तो हमारे जो चिन्ह है वो स्पष्ट हो जाएंगे। तो विराम का अर्थ होता है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ होता है निशान, यानी कि रुकने का निशान। अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपने भावों तथा विचारों को बेटा सही रूप से और सही ढंग से पहुंचाने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इनके उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता और स्पष्टता आ जाती है। जब बेटा हम विराम चिन्ह का प्रयोग सही ढंग से करते हैं, सही रूप से करते हैं, तो हमारी जो भाषा है बेटा एक तो स्पष्ट होती है, बात मतलब पूरी तरह से समझ में आती है, और साथ ही साथ क्या होता है बेटा हमारी भाषा शुद्ध होती है। हिंदी भाषा में अपने भावों तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अथवा अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। बेटा हिंदी भाषा में अपने बात को, अपने विचारों को, अपने भावों को लिखते समय और बोलते समय, है ना, अपनी बात पर बेटा बल देने के लिए, अपनी बात पर प्रभाव डालने के लिए, अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ निशान, कुछ चिन्ह तय किए गए हैं, निर्धारित किए गए, और यही चिन्ह बेटा विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो मुझे आशा है कि समझ में आपको बेटा आ गया होगा। देखिए अपने विचार और अपने भाव लिखते समय, बोलते समय, अपनी बात पर एक बल देने के लिए, अपनी बात पर प्रभाव डालने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं चिन्हों को कहते हैं विराम चिन्ह। इस प्रकार अब आइए बेटा 214 पर। इस प्रकार भाषा बोलते अथवा लिखते समय विराम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार उचित स्थान पर विराम चिन्ह नहीं लेने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे सोनम ने कहा नरेश तुम यहाँ रुकना मत जाना। नरेश सोनम ठीक है मैं नहीं रुक रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए बेटा सोनम ने उससे कहा था कि नरेश तुम यहाँ रुकना मत जाना, लेकिन सोनम ने बेटा सही विराम का प्रयोग नहीं किया, सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, इसलिए बात क्या हो गई, अर्थ का अनर्थ हो गया। जबकि सोनम ने कहा था बेटा कि नरेश तुम यहाँ रुकना मत जाना, लेकिन विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग होने से क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बेटा भाषा में लिखते समय रुकने के लिए, विराम के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। या क्लास 7 आप इस तरह समझ लीजिए कि हम अपनी बात, अपने विचार, अपने भाव प्रकट करते समय हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा विराम करते हैं, ठीक है। और बेटा रुकने के लिए, विराम करने के लिए हम जो भी वहाँ चिन्ह लगाते हैं, जो भी संकेत देते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई प्रश्न पूछा
ठीक है। तो प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछने के बाद वाक्य में सबसे अंत में बेटा प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, तो वो संकेत है, वो इशारा है कि हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो लिखते समय रुकने के लिए हम जिन भी चिन्हों का, और वो चिन्ह संकेत प्रकट करें कि हम क्या संकेत कर रहे हैं, तो संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर कि सोनम ने क्या कहा, नरेश ने समझा और कहा सोनम ठीक है, मैं नहीं रुक रहा हूँ, जा रहा हूँ। यहाँ सोनम नरेश को रुकने के लिए कह रही है, परंतु विराम चिन्ह के अनुचित प्रयोग के कारण नरेश ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए। अब जैसे यहाँ पर प्रदीप आ गया है, अब देखिए यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो निशान हैं, दो चिन्ह हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब ये हो गया कि प्रदीप आ गया है, तो यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि प्रदीप के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है अथवा उसके आने की सूचना दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये वाला चिन्ह लगा है जिसको कहते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। अगर यहाँ पर ऐसे लगाते, ठीक है, तो ये हो जाता पूर्ण विराम, मतलब कि प्रदीप आ गया है, बात खत्म हो गई। अब इस चिन्ह के प्रयोग से समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये सूचना दी जा रही है कि प्रदीप आ गया है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि प्रदीप के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है अथवा उसके आने की सूचना दी जा रही है। आइए दोबारा देखें। प्रदीप आ गया है, मतलब पूर्ण विराम लग गया, इसका मतलब सूचना दी जा रही है कि हाँ प्रदीप आ गया है। क्या प्रदीप आ गया है? तो यहाँ देखिए अंत में लग गया ना प्रश्न सूचक चिन्ह। तो चिन्हों के द्वारा ही बेटा ये पता चलता है कि बात का भाव क्या है, जो भी बात कही गई उसका अर्थ क्या है। तो जब तक बेटा सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, हमारी बात स्पष्ट नहीं होती है, हमारी बात का, हमारे विचार का कोई भाव नहीं निकलता है। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह भाषा को अधिक स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। हिंदी में बेटा ये 11 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक, लाघव चिन्ह। तो ये है बेटा विराम चिन्ह। एक बार फिर देखिए इनके नाम। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, योजक और लाघव चिन्ह। और ये बेटा इनके चिन्ह हैं। क्लास 7 आपको ये जो जितने भी विराम चिन्ह दिए बेटा, इनको आपको ध्यान से देखना और समझना होगा। आपका पहला चिन्ह है बेटा अल्प विराम। अब अल्प विराम का चिन्ह देखिए ध्यान से। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का अर्थ होता है बेटा थोड़ा, और अल्प विराम का अर्थ हो गया थोड़ा विश्राम। अल्प विराम, विराम का आपको पता है, विराम का मतलब होता है आराम, विश्राम, रुकना, और अल्प माने थोड़ा, यानी कि थोड़ा रुकना अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है बेटा थोड़ा और विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि थोड़ा रुकना। तो जब हम बातचीत करते हैं बेटा उस समय भी, और जब हम लिखते हैं उस समय भी, जब हम बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं, जैसे कि हम किसी का नाम लें कि सीता, गीता, महेश, अमित, है ना, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम लें
तब भी वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब देखिए यहाँ कहाँ पे आ गया, जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो। अब देखिए यहाँ पर आ गया, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हाँ, अब देखिए यहाँ पर आया, हाँ मैंने गृह कार्य कर लिया। नहीं, उसने आपकी बात नहीं सुनी। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है बेटा? जब बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन एक साथ किया जाता है तब होता है अल्प विराम का प्रयोग। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब होता है अल्प विराम का प्रयोग। और जब बेटा हम संवाद के बाद हाँ अथवा नहीं का प्रयोग होता है तो हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए बेटा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, विराम का मतलब होता है रुकना। जब हम अपनी बात कहते समय और अपनी बात लिखते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं बेटा तो उसे कहते हैं अल्प विराम। और अल्प विराम का प्रयोग होता है जब हम बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ बताते हैं तब करते हैं। साथ ही साथ जब हम संवाद लिखते हैं तो संवाद लिखने के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अपनी बात कहने के बाद अगर हम हाँ या नहीं का प्रयोग करते हैं तो हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आपका दूसरा अल्प विराम है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। अर्ध का अर्थ होता है आधा, अल्प का अर्थ होता है बेटा थोड़ा और अर्ध का अर्थ होता है आधा और विराम का रुकना। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक, अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो अथवा रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे असम में बाढ़ आ गई। अब देखिए यहाँ पर है ना, असम में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तो अर्ध का अर्थ होता है बेटा आधा। जब हम अल्प विराम से कुछ अधिक, मतलब अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम हमें विराम लेना होता है या रुकना होता है तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा है आपका पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए ये है खड़ी पाई की तरह। वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहाँ बेटा प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रश्न नहीं पूछते हैं और हमारे वाक्य की समाप्ति होती है तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। अब देखिए यहाँ पूर्ण विराम आ गया। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में कमजोर है। अब देखिए यहाँ पूर्ण विराम आ गया ना। तो इस तरह से पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। क्लास 7th आज बेटा आपको पूर्ण विराम तक पढ़ना है और समझना है। जो शेष चिन्ह है बेटा ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आज आपको पूर्ण विराम की आज आपको विराम चिन्ह की परिभाषा, जितने भी चिन्ह हैं 11 प्रकार के, उनके नाम तथा उनके चिन्ह, अल्प विराम की परिभाषा, अर्ध विराम की परिभाषा और पूर्ण विराम की परिभाषा, इतना बेटा आपको याद करना है, पढ़ना है, समझना है। और जब आप बेटा इसके बाद का भाग पढ़ेंगे तभी आप इसका कॉपी वर्क भी करेंगे। तो क्लास 7th आप बेटा आपको आज विराम चिन्ह पढ़ना है। जितना मैंने आपको समझाया है आपको फिर से समझना है।